आपको समझ में आ जाए, भाषा को बहुत अच्छे से समझे कि आपको भाषा कौन सी चूज करते हैं बहुत ज्यादा, और इसी की वजह से बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं। भले ही आपका मीडियम इंग्लिश है, लेकिन मैं कहूंगी कि आप लोगों को भाषा, ये सभी के लिए कॉमन पेपर है। आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से पढ़े, चाहे तो साइंस से पढ़े, लेकिन अगर आपका बीटीसी, बीएड या डीएलएड किसी में भी अगर आपका एनरोल हो गया है और एनरोल होने को अभी 2 दिन ही हुए हैं, तब भी आप इसमें फॉर्म। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। देखिए, जो लोग सीटेट के नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे, फाइनली उनका वेट खत्म हो चुका है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है सीटेट का। क्योंकि आप अगर टीचर बनना चाहते हैं, चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट में है या किसी भी स्टेट में, अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है, पेपर फर्स्ट या सेकंड प्राइमरी में बनना चाहते हैं या फिर जूनियर में, तो सीटेट एक तरह से आपका मैंडेटरी है। और अगर आपका सीटेट पास है तो आपके अगर स्टेट में भी भर्तियां नहीं आ रही हैं, तो अदर स्टेट में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टीचिंग जॉब है, सभी जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि पिछला वाला जो पेपर हुआ था सीटेट का, बहुत कम पासिंग परसेंटेज था। कुछ चीजें हम फॉर्म भरते हुए गलत कर देते हैं, उन सब चीजों का ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में हम सब चीजों को कवर करेंगे। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, अपेयरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, और क्या आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, सब चीज की हम बात करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिए। छोटी सी वीडियो होने वाली है, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है कि जो कि आपको फॉर्म फिल करते हुए ध्यान में रखनी चाहिए। तो पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्जाम डेट आपको पता चल गई होगी, 7 जुलाई 2024 है। ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि थोड़ा सा लेट आ सकता है नोटिफिकेशन, लेकिन काफी जल्दी आ गया है। और एग्जाम भी आपका जुलाई के स्टार्टिंग में ही है, लेकिन टाइम आपके पास बहुत है, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। पूरी की पूरी एनसीईआरटी पढ़ के सब चीजों का आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो एग्जाम डेट आपकी, आपको पता है कि 7 जुलाई है। फॉर्म फिलिंग की जो स्टार्टिंग डेट है 7 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल, एक तरह से पूरा महीना आपके पास है। लेकिन बाद में सर्वर डाउन हो जाता है और आपको पता है कि साइट बहुत ज्यादा बिजी चलती है, तो जल्दी से फॉर्म फिल करने की कोशिश करें। लेकिन सब चीजों को समझने के बाद, जब सब चीजें आपको समझ में आ जाए, भाषा को बहुत अच्छे से समझे कि आपको भाषा कौन सी चूज करनी है, इसी चीज को हम आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। देखिए, मोड ऑफ एग्जाम आपको पता है कि ऑफलाइन है, पेपर पेन मोड होगा, एमसीक्यूज बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अब आपका नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो नेगेटिव मार्किंग इसकी है नहीं। अपियरिंग वाले जो हैं, अपियरिंग मीन्स अगर बीटीसी कर रहे हैं आप, या फिर आप डीएलएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, अपने अपने पेपर फर्स्ट और सेकंड में आपकी ये तो बात करेंगे कौन भर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बीटीसी, बीएड या डीएलएड किसी में भी अगर आपका एनरोल हो गया है और एनरोल होने को अभी 2 दिन ही हुए हैं, तब भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, किसी एग्जाम का या फिर किसी नौकरी का नहीं है। तो इसमें अपियरिंग वाले सभी अलाउड होते हैं। आपने चाहे आपका जो बीएड है, बीटीसी है, डीएलएड है, अगर उसमें आपने एनरोलमेंट ले लिया है, मतलब आपने एडमिशन ले लिया है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं सीटेट में। समय आपका जो रहता है, देखिए एग्जाम के लिए 2.5 घंटा यानी कि 150 मिनट, यानी कि और जो आपके प्रश्न है वो भी 150 ही है, 150 मिनट और 150 प्रश्न आपके। तो यानी कि 1 मिनट और 1 प्रश्न आपका मिलेगा। और मार्क्स आपको पता है जनरल वालों के तो है यहाँ पे 90 मार्क्स आपको लाने जरूरी है। लेकिन मैं कहूंगी सभी लोग कोशिश करें कि 90 प्लस ही अपना टारगेट रखें, क्योंकि आजकल जो है अपने प्रदेश में अगर भर्ती नहीं निकल रही है, अदर स्टेट में अगर आप जाते हैं तो आपको वहां पे जनरल में ही काउंट किया जाता है। अभी आपने देखा बिहार में जो शिक्षक भर्तियां हो रही हैं इतनी बड़े पैमाने पे, वहां पे जनरल वाले मतलब जो अदर स्टेट के हैं, चाहे आप अपने प्रदेश में किसी भी कैटेगरी में आते हैं या फिर सेंट्रल में भी किसी भी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वहां पे आपको जनरल ही काउंट किया जाएगा। तो 90 मार्क्स ही आपके माने जाएंगे। तो कोशिश ये करें कि 90 प्लस ही आप लेकर के आए। भले ही एसटी का 82 है और ओबीसी का है 86 है, लेकिन मैं कहूंगी कि 90 प्लस का ही आप टारगेट रखें। 100 प्लस का रखेंगे तो 90 आपके आ जाएंगे। ठीक है, आपको सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे और चीजों की हम बात करेंगे। देखिए, सिलेबस की और पीवाईक्यूज की भी बात करेंगे। यहाँ पे देखिए कौन फॉर्म भर सकता है या कौन किस पेपर को भर सकता है। तो जो बीटीसी और डीएलएड वाले हैं, ये पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई करेंगे। पहले यहाँ पे बीएड वाले भी भरते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद यहाँ पर आप बीएड वाले नहीं अप्लाई कर सकते हैं।
तो पेपर फर्स्ट के लिए 1 से 5 या प्राइमरी के लिए होता है, इसमें केवल डीएलएड और बीटीसी वाले अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपका सिलेबस क्या रहता है, देखिए भाषा 1 सबसे इंपॉर्टेंट यही है जिसमें बच्चे गलती कर जाते हैं भाषा में। तो भाषा की भी बात करें, देखिए भाषा 1 रहेगा, भाषा 2 रहेगा और दोनों ही 30-30 नंबर के हैं। सीडीपी भी 30 नंबर का आपका आएगा। पेपर 1 की बात कर रही हूं मैं। मैथ्स आएगा 30 नंबर का और 30 नंबर का ईवीएस। ये सभी के लिए कॉमन पेपर है, आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से पढ़े, चाहे तो साइंस से पढ़े या आर्ट साइड से, लेकिन सभी के लिए, क्योंकि प्राइमरी के बच्चों को सभी कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं होता है, सभी सब्जेक्ट उनको पढ़ाए जाते हैं। तो ये सभी के लिए कॉमन पेपर होगा। 1 से 5 वालों के लिए, फर्स्ट पेपर के लिए सभी आपको इसमें पढ़ना होगा और इससे प्रश्न आएंगे, ठीक है। यानी 5 विषय हैं, इसमें कॉमन विषय हैं। भाषा का चुनाव दोनों पेपर में बहुत अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि बच्चे इसमें गलती कर देते हैं बहुत ज्यादा और इसी की वजह से बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं। भले ही आपका मीडियम इंग्लिश है, लेकिन मैं कहूंगी कि आप लोगों को भाषा 1 में हिंदी ही भरना चाहिए और भाषा 2 में इंग्लिश, क्योंकि इसमें जो आपका सबसे बड़ी गलती यहीं पे होती है। इसमें जो भाषा 1 में आपकी जो पोइट्री आती है, जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इसको सोल्व कर ले जाएंगे। मेरा जो है इंग्लिश ही सब्जेक्ट है, लेकिन मैं देखती हूँ कि उसमें कभी कभी ऐसा होता है जो भाषा का पोर्शन है उसमें जो पैसेज आते हैं वो सोल्व करने में थोड़ी सी लेंदी होते हैं, समझने में टाइम लगता है, तो ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है और कभी कभी जो पैसेज के हैं पूरे प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा भाषा 1 हिंदी और भाषा 2 इंग्लिश रखिएगा, क्योंकि दोनों भाषा एक नहीं रख सकते हैं आप, ठीक है। अब आती है पेपर 2, ये बीएड वाले भर सकते हैं 6 से 8 के लिए आप इसे भरेंगे। और इसमें कितने 4 विषय होंगे, देखिए इसमें 5, इसमें 4, इसमें 4 क्या होंगे, भाषा 1 30 नंबर की, भाषा 2 30 नंबर की, उसमें भी वही आप सोच समझ करके भाषा चूज करेंगे। फिर सीडीपी इसमें आएगी 30 नंबर की। और जो हमारा 4th पेपर है, इन सब चीजों का जो है, इन तीनों पेपर का सिलेबस दोनों का ही सेम है बिल्कुल, भाषा 1, भाषा 2 और सीडीपी। बस प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, इसमें छोटे होते हैं, ठीक है। अब ये इसमें जो आएगा 60 मार्क्स का, या तो मैथ्स और साइंस पूछा जाएगा या फिर सोशल साइंस। आप अगर साइंस साइड से पढ़े हुए हैं तो मैथ्स और साइंस आपको पढ़ना है। इसके आपके 60 नंबर के प्रश्न आएंगे, 60 ही प्रश्न आएंगे। और सोशल साइंस अगर आप आर्ट साइड से पढ़े हैं, कॉमर्स से पढ़े हैं, तो आपको क्या होगा, सोशल साइंस का इसमें भरना होगा अपना, उसी के प्रश्न आपके आएंगे 60। तो ये तो इतना हो गया। फिर उसके बाद आपको पता है कि टाइम आपके पास अच्छा खासा है पढ़ने के लिए। अगर आपका बेस भी क्लियर नहीं है, पहली बार भी एग्जाम दे रहे हैं या अब से पहले 1-2 मार्क्स से रह गए हैं, तो आपको बहुत अच्छे से डिटेल में इसका सिलेबस पढ़ लेना है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल होगा पूरा। ये तो मैंने बता दिया कि ये तो सब्जेक्ट रहते हैं, लेकिन जो डिटेल में आपको पढ़ना है, पूरा एक एक पॉइंट को आपको पढ़ लेना है, रटना है, समझ लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद अपनी जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनसे अपना बेसिक क्लियर करना है, जो बेसिक चीजें होती हैं, क्योंकि भले ही आपको 6 to 8 या 6 to 12 की बुक्स बताई जाती हैं, लेकिन इस तरह से चीजें, प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं, बहुत ट्रिकी और लेंदी टाइम टेकिंग प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। अगर आपकी समझ आपकी अच्छी है, बेसिक नॉलेज अच्छी है, तो आप पेपर में फेल नहीं होंगे बिल्कुल भी। तो अभी से आपको सिलेबस पूरा कवर कर लेना है, अपना अच्छे से समझ लेना है, डिटेल में पढ़ना। PYQs मतलब जो पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, जो लास्ट पेपर हुआ है अभी उसके भी, और जो अदर पेपर हुए हैं, उनको देख करके ये समझना है कि प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, क्या आपकी समझ कैसे परखी जाती है, किस तरह प्रश्न आते हैं। सभी अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो ये पेपर क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है बिल्कुल भी। बस इसमें समझ का फेर है, आपको समझ, और सीडी भी आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। एक तरह से देखिए सीडीपी कहते हैं कि 30 नंबर इसमें, 30 नंबर 30 नंबर, लेकिन मैं कहती हूँ कि 90 नंबर की एक तरह से सीडीपी ही होती है दोनों में, 90 पूरे 90 मार्क्स की, क्योंकि विषय के साथ भी सीडीपी होती है। अगर वो आपकी बहुत अच्छी है तो आप पूरा पेपर क्लियर कर ले जाएंगे, क्योंकि जो बच्चे सीडीपी ना समझ करके अदर जो आपके सब्जेक्ट है उसमें पढ़ने में लग जाते हैं, उन्हीं का पेपर थोड़ा सा रह जाता है, क्योंकि वो समझते हैं कि हमें जो है ना भाषा पढ़नी है, लैंग्वेज पढ़नी है, हमें क्या पढ़ना है, ग्रामर पढ़नी है, लिटरेचर पढ़नी है। ये नहीं आती है आपकी लिटरेचर, ग्रामर केवल पैसेज में से पूछी जाती है आपकी, नहीं तो अदरवाइज आपकी ना इसमें सीडीपी ही होती है कि भाषा बच्चों को कैसे पढ़ाएं, गणित बच्चों को कैसे पढ़ाएं, सामाजिक विज्ञान कैसे पढ़ाएं, ये चीजें आपकी होती हैं। तो आप आराम से क्लियर कर ले जाएंगे, कोई टफ नहीं है। तो इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आंसर करूंगी और अपनी
तैयारी में लग जाइए, बहुत टाइम आप लोगों के पास है, लेकिन इसको एक पॉजिटिव वे में लीजिएगा। ऐसा नहीं कि बहुत टाइम पड़ा हुआ है, चलिए बाद में पढ़ लेंगे। इसीलिए बहुत बच्चे इसमें बहुत फेल हुए हैं। लास्ट टाइम भी पासिंग परसेंट बहुत डाउन था, इसलिए था क्योंकि नोटिफिकेशन का वेट करते हैं, फिर उसके बाद फॉर्म फिल करने के बाद थोड़ा दिन वेट करते हैं, जब एग्जाम डेट आती है तब कोशिश करते हैं पढ़ने की। तो अभी से अपना बेसिक क्लियर कर लीजिए, बहुत ईजी है पास करना अगर आपकी बेसिक नॉलेज अच्छी है और CDP अच्छी है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे की डिटेल के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आती हूँ। डिटेल्ड सिलेबस आपका और क्या क्या चीजें इसमें पूछी जाती हैं, उनके लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।